डियर स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में 70 नंबर पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं हिंदी में 70 नंबर पाना, तो आप बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 60 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्या किया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। पूरे बुक से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ग्रामर यानी व्याकरण के भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, यानी सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला। अगर यहाँ पे क्या करते हैं 60 प्लस प्रश्नों को देख लेते हैं, तो इसी में से कोई ना कोई 20 प्रश्न क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर पाने का, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को आप पहचानिए कि आपने कितनी तैयारी किया है। अगर आप यहाँ पे 30 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं, यानी जो मैं 60 प्रश्न कराऊंगा उसमें से 30 प्लस प्रश्नों का उत्तर आपको पता होगा, तो मान के चलिए आपका बहुत बेहतरीन तैयारी है। और यहाँ पे क्या होंगे, आप बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी में 70 नंबर पाएंगे। तो चलिए हम भी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे केयरफुली आप लोग आंसर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, आपको बताना है कि श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, इनमें से कौन ऐसे मतलब लेखक या कवि है जिन्हें उपन्यास सम्राट माना जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे, तो देखिएगा बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद्र। यह होप सबको समझ में आ रहा है। एक एक प्रश्न मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है मेरे स्टूडेंट कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से मानी जाती है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो किस बोली से मानी जाती है। अवधी से, ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, बुंदेली से। तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे भाई लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि हिंदी की जो बोली होती है वो क्या होती है, खड़ी बोली होती है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक है। आपको बताना है कि जो रानी केतकी की कहानी है उसके लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद है, मुंशी सदा सुखलाल जी है, कि मुंशी इंसा अल्लाह खां है, कि प्रेमचंद्र है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन कई लोग कमेंट में बता रहे हैं कि बिल्कुल सही है। गौ वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुंशी इंसा अल्लाह खां क्या है, इसके लेखक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे माना जाता है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है, भरतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, श्याम सुंदर दास को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लीजिए, आपका बहुविकल्पी प्रश्न एक भी हिंदी में नहीं छूटे। आपको पता होना चाहिए अगर हिंदी में आप फेल हो जाते हैं तो सभी सब्जेक्ट में आपको फेल माना जाता है। भले से आपने मैथ में 70 नंबर पाया है, विज्ञान में 70 नंबर पाया है, आपने पूरा का पूरा पूर्णांक पा लिया है, फिर भी अगर हिंदी में आप फेल है तो आपको फेल माना जाता है। तो हिंदी को आपको हल्के में नहीं लेना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सही उत्तर आपको मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा भरतेंदु हरिश्चंद्र, जो हमारे हैं हिंदी गद्य साहित्य क्या होते हैं, जनक माने जाते हैं। आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, 6 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतेंदु युग के लेखक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसे लेखक हैं जो भारतेंदु युग के माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र है, रामवृक्ष बेनपुरी जी है, वियोगी हरि जी है, रामविलास शर्मा है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं चेक करूंगा कितने लोग कमेंट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल काफी लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जो हमारे क्या है, भारतेंदु युग के लेखक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे चलिए स्टूडेंट इस वीडियो का एक टारगेट रखते हैं। मेरे पास 60 प्लस इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो का टारगेट हम सिर्फ 50 लाइक रखते हैं। इसका हम टारगेट कितना रखते हैं, केवल 50 लाइक रखते हैं। वीडियो खत्म होते होते आपको क्या करना है, ये टारगेट पूरा करना। अगर आपको प्रश्न समझ में आएंगे, आगे चल के आपको लगेगा कि हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 2023 की बिल्कुल फ्री में क्या कर रहा है, तैयारी करा रहा है। और मैं डेली लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा हूँ। इसके पहले देख सकते हैं 2022 में मैंने क्या किया था, तैयारी कराया था, और मेरे चैनल से पढ़ के काफी लोग का 95% से ऊपर नंबर आया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस साल भी अगर आपका टारगेट है 95% से ऊपर नंबर पाने का, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने जो ग्रुप बनाया है जहां पे मैं क्या करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भेजता हूं, विषय के इंपोर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भेज दिया। अगर आपको नहीं मिला तो आज ही क्या कीजिए, चैनल से जुड़िए और लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मुझसे पीडीएफ नोट आप मांगिए। लास्ट में अपना मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, वहां पे मुझे कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, और वहां पे मैं क्या करूंगा, आपको पर्सनली पीडीएफ नोट भेज दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन टारगेट को जरूर पूरेंगे लेकिन स्टूडेंट टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा। केवल 50 लाइक क्या करना, इसको कंप्लीट करना। अगर आप लोग मोटिवेट करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, बोर्ड एग्जाम 2023 की पूरी तैयारी कराऊंगा। और बिल्कुल इस बार भी क्या होगा, हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 95% से ऊपर नंबर लेके आएंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके सामने लेके आते हैं 7 नंबर का प्रश्न। देखिए आपके सामने आ गया है 7 नंबर का प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। यहां पर भी आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं
जो भारतेंदु युग के हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बालकृष्ण भट्ट है, गुलाब राय है, सरदार पूर्ण सिंह है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर आपके सामने हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट कि यहाँ पे मुझसे भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, किसी प्रश्न का ऑप्शन मैंने गलत बताया हो तो मुझे प्लीज माफ करिएगा। और यहाँ पे सही कमेंट क्या करेंगे, आप कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं क्या करूंगा उसको पिन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान से गलती हो सकता है, हर एक इंसान से क्या होता है गलती होता है। तो यहाँ पे 60 प्लस प्रश्न तो हो सकता है किसी प्रश्न का उत्तर मैं गलत भी बता दिया हूं, तो मुझे आप लोग माफ करिएगा और सही उत्तर क्या करेंगे कमेंट करेंगे। तो चलिए आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं, आपको बताना है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे दिया गया है श्रीनिवास दास है, सरदार पूर्ण सिंह है, बालकृष्ण भट्ट है, और यहाँ पे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन ऐसे यहाँ पे लेखक हैं जो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम चेक करते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत भी आंसर बता रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर होना चाहिए सरदार पूर्ण सिंह हमारे क्या है द्विवेदी युग के लेखक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लग रहा है कि मैंने गलत बताया है, तो एक बार अपने टीचर से या गूगल या यूट्यूब के माध्यम से क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्योंकि मैंने भी कोशिश किया है कि जो भी उत्तर बताऊं सही बताऊं, लेकिन मिस्टेक कहीं हो गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है 9 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। आपको बताना है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे मानी जाती है। इंदुमती को माना जाता है, दुलाई वाली को माना जाता है, पंच परमेश्वर को माना जाता है, रक्षाबंधन को माना जाता है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे सभी लोग सही कमेंट कर रहे हैं। और जो भी लोग क्या कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, कितना समय इस चैनल पे दे रहे हैं। मेरा टारगेट यही रहेगा कि इस बार भी आपका 95% से ऊपर नंबर आए। इसी कोशिश में डेली आपको लाइव क्लासेस और पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन तैयारी हो सके। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा क वाला, इंदुमती को हम लोग क्या करते हैं पहली मौलिक कहानी मानते हैं। तो चलिए 10 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हमारा क्या उपन्यास है, कामायनी है, गोदान है, साकेत है कि स्कंद गुप्त है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कौन सी ऐसी रचना है जो उपन्यास है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है हमारे रचना है। ये गोदान जो हमारा क्या है एक तरह का उपन्यास है, आपको याद रखना है। सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ गया 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि आवारा मसीदा गद्य विधा की रचना है। आपको बताना है उपन्यास है, नाटक है, कहानी है कि जीवनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि भाई ये उपन्यास है, नाटक है, कहानी है कि जीवनी है। तो कमेंट को चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जीवनी, ठीक है ना। आवारा मसीहा क्या है एक जीवनी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। आपको याद रखना है कि चिंतामणि के जो रचनाकार है कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके बुक से प्रश्न दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं कि विनोबा भावे हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है चिंतामणि के लेखक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने करा दिया आपको 12 प्रश्न, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है 12 लाइक नहीं किया। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कंजूसी कर रहे हैं प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल जो बिल्कुल फ्री में बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कराता है और कराता रहेगा। और ऐसे ही आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल आपका भी टारगेट पूरा होगा और हमारा भी टारगेट पूरा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं अगले प्रश्न की शुरुआत। लेकिन जल्दी से एक बार बताइए कि 12 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि 12 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। तो जिनको 5+ प्रश्नों का उत्तर पता था मान के चलिए उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। और क्या करना आपको तैयारी करना है। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 13 नंबर का प्रश्न। लेकिन देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न जो हमारा होगा फिर से 1 नंबर से चालू होगा। आपको याद रखना है ये जो 13 नंबर का प्रश्न है 1 नंबर से चालू होगा, यानी 12 प्रश्न मान के चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पे 50 प्रश्न और मैं कराऊंगा तो वही आपका हो जाएगा 60+ प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज से प्रश्न लिया गया है। व्याकरण के सभी प्रश्न है, चाहे वो छंद हो, अलंकार हो, आपका
प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, चाहे आपका क्या हो, संधि हो, हर एक चीज से प्रश्न लिया गया है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखेगा। और जिनको भी ये 60+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए या अन्य विषयों का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 13 नंबर का प्रश्न लेके हम शुरू करेंगे फिर से 1 नंबर से। पहला नंबर का प्रश्न आ गया। इसके पहले आपको 12 प्रश्न करा दिया हूं, तो आप उस प्रश्नों को मान के चलिए 12 प्रश्न था, यहाँ पे 13 प्रश्न हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, वो एक्स्ट्रा प्रश्न था। यहाँ पे चलिए इसका उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, जो मेरे चैनल से पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, ये सभी प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे। और जितने लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल यहाँ पे जितने भी प्रश्न है सभी का उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन प्रश्नों को आपको बता दिया गया है। तो जल्दी से जो भी मेरे स्टूडेंट है जो इस चैनल से पहले से जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बताइए कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है। जल्दी से बताइए, प्रेमचंद की है, श्याम सुंदर दास की है, कि गुलाब राय की है, कि श्री राम शर्मा का है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। Myself आर्या राय एंड आई एम फ्रॉम डडिया। मेरी क्लास 10th में 90.33% आए हैं एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। जितने लोग पहले से इस चैनल पे जुड़े हैं, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, सबसे आगे कमेंट करना है। यहाँ पे चेक करते हैं कौन कमेंट कर रहा है। चलिए, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो पहले से क्या करते हैं, इस चैनल पे जुड़े हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे गुलाब राय क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। इसके पहले आया था कि चिंतामणि किसकी रचना है, और यहाँ पे पूछा गया कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। आलोचना है, एकांकी है, आत्मकथा है, कि यहाँ पे निबंध है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर होगा निबंध। आपको याद रखना है कि चिंतामणि क्या है, हमारा एक प्रकार का निबंध है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कि ध्रुव सामनी किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ध्रुव सामनी किसके द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नीड़ का निर्माण कर किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नीड़ का निर्माण कर किस विधा की रचना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी आपको टिक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा आत्मकथा। ये हमारा क्या है, एक तरह की आत्मकथा है। आपको याद रखना है कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर। अन्य विषयों का भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा और वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कलम का सिपाही के लेखक है। आपको बताना है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा गुलाब राय पे आपको टिक दिखाई दे रहेगा, लेकिन बिल्कुल ये गलत आंसर है। यहाँ पे सही जवाब होगा अमृत राय। कलम के सिपाही के जो लेखक है हमारे कौन है, अमृत राय है। तो आपको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया गया, टिक लगाया गया, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे कई जगह गलत भी लगाया गया। तो आपको यहाँ पे टिक लगा के नहीं चलना है कि भाई यहाँ पे टिक लगाया तो यही सही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की रचना। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि छायावादी लेखक नहीं है। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो छायावादी नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, प्रताप नारायण मिश्र है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चेक करते हैं किनका कमेंट सबसे पहले आता है। चलिए स्टूडेंट, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र हमारे क्या है, छायावादी लेखक नहीं है। तो यहाँ पे आपका काफी प्रश्न हो गया। अगर 12, 6, 18 प्रश्न हो गया, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया था। ऑलरेडी मैंने क्या किया, विज्ञान के 100+, देखिएगा विज्ञान के मैंने 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराया है। यहाँ पे इंग्लिश के भी मैंने 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराया है। मैंने सोशल साइंस का भी 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराया। और इसी प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिनको भी विज्ञान का, अंग्रेजी का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, कला का, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनको पीडीएफ चाहिए, उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चाहे वीडियो चाहिए, आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होता है तो लास्ट में अपना मोबाइल नंबर दूंगा, वहां पे आप लोग मैसेज करेगा, मेरे पास कॉल करेगा, तो मैं पर्सनली जितना भी पीडीएफ आज तक मैंने भेजा है सब क्या करूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं।
तो देखिए सुनिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने कराया है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे मानी जाती है। तो ये इसका उत्तर तो आपको सभी को पता है, इंदुमती। तो इसको हम छोड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी देखिएगा, मैंने कराया था, लेकिन यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। पहले मैंने कराया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये हमारे क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसी को पूछ सकता है कि आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, वही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर काल है मतलब कब से कब तक माना जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस प्रश्न में हो सकता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, या जो मैं बता रहा हूं मिस्टेक भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे सही आंसर जहां तक मुझे लग रहा है 1938 से अब तक होना चाहिए। ये हमारा मतलब हमारे तरफ से करेक्ट आंसर लग रहा है। एक बार आप लोग बुक में वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा। अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकायतन किसकी रचना है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया कि लोकायतन किसकी रचना। आपको बताना है कि सूरदास का है, महादेवी वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है कि सुमित्रा नंदन पंत का है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जी। बिल्कुल यहाँ पे हमारा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि है। आपको बताना है कि कौन इसमें से ऐसे कवि है जो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। भूषण जी है, बिहारी जी है, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत है। तो सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 + 12 कितना हो गया, 24 प्रश्न हो गया। यहाँ पे मैंने 24 प्रश्न आपको करा दिया, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है, 24 लाइक नहीं किया। इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार स्टूडेंट क्या करेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यही हम लोग का क्या होता है, मोटिवेशन होता है। और हम लोग मोटिवेट होते हैं तो आपको और बेहतरीन क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लाइक करते हैं तो आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। हमको लगता है कि हाँ, हमारे बच्चों को क्या होता है, जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। यदि आप भी चाहते हैं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आप पे बना रहे, मां सरस्वती की कृपा से आपको भी क्या हो, बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर मिले, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मां शारदे और सभी का आशीर्वाद रहेगा कि आप बिल्कुल क्या करेंगे, 95% से ऊपर नंबर लेके आएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। आई एम बिलोंग टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूपी, और मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। तो देखिए उसने यहाँ पे आ चुका है हमारा 13 नंबर का प्रश्न, लेकिन इसके पहले ऑलरेडी मैंने 12 प्रश्न करा दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है आधुनिक युग की मीरा किसे बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भाई आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है, सुमित्रा सिन्हा को कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा को ही हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक युग की मीरा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रीतिकाल की रचना है। आपको बताना है इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो रीतिकाल से संबंधित है। साकेत है, बिहारी सतसई है, प्रिय प्रवास है, गंगा अवतरण है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई। थोड़ा समय फास्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अधिक प्रश्न हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी मेरे स्टूडेंट है पहले से आपको ये सारी चीज आपको बताया गया है, पूरा का पूरा तैयारी कराया गया है। तो जो पुराने स्टूडेंट हो गए प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने 60+ प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। वीडियो को लास्ट में आपको बताना है, और मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंटों को मतलब तैयारी हो गया है और कितने लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि महादेवी वर्मा की रचना है। आपको बताना है गंगा अवतरण है, यशोधरा है, कि द्वापर है, कि निहार है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि महादेवी वर्मा की जो रचना है इनमें से कौन है। तो काफी लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पे निहार क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि छायावाद का काल समय है। आपको बताना है कि छायावाद काल का समय क्या है, कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जहां तक मुझे लग रहा है इसका जो समय होना चाहिए 1919 से 1938 होना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, या मेरे नंबर पे आप लोग संपर्क करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताना है कि कामायनी किस विधा की रचना है। नाटक है, कहानी, उपन्यास है, कि महाकाव्य है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य, हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एक मात्र चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से क्या करता है, बिल्कुल फ्री में कराता है और कराता रहेगा। और अगर आप लोग सपोर्ट है तो बिल्कुल इस चैनल से पढ़ के इस साल भी क्या होगा, 95% से ऊपर नंबर आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है
कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन आपको ऑलरेडी टिक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन पहले से टिक किया गया है वो ऑप्शन सही भी होगा, वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड का प्रयोग करना है, उसके बाद से आंसर बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ग्रंथी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 12 और 18 मिलकर कितना हो गया, 30 प्रश्न हो गया। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए कि 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। यहाँ पे अगर 15 प्लस प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था तो मान के चलिए आपको पूरे किताब की बहुत बेहतरीन तैयारी हो रही है। अगर 60 में से आप मान के चलिए 30 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं, अगर पहले से आपको तैयार है, तो मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में आपका बिल्कुल 20 में 20 नंबर आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव में एक भी आपको नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन वही चीज बोलेंगे कि जो लोग टारगेट को पूरा नहीं किए हैं जल्दी से एक बार लाइक करेंगे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करने के लिए। और डेली आप लोग क्या कीजिए, लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा तैयारी हो सके। तो आपके सामने आ गया है अगला प्रश्न। तो देखिए आपके सामने आ गया है अगला प्रश्न। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है, सुभद्रा चौहान है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट के, जो भी पुराने स्टूडेंट है बिल्कुल कमेंट करते रहिए ताकि यहाँ पे स्टूडेंटों को पता चल सके कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से सब प्रश्नों का तैयारी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि आपको पूरा का पूरा तैयारी हो सके। तो सही आंसर होगा जो भारत भारती जो रचना है वो किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आहुति किस विधा की रचना है। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट मत कीजिए, हम आंसर बता ही देते हैं। आहुति किस विधा की रचना है, तो आहुति क्या है, एक कहानी है, आपको याद रखना है। यहाँ पे चलिए कमेंट मत कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि ये जो आहुति है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, और ये जो रचना है हमारा क्या एक कहानी है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी विधा कविता या काव्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कविता है यानी काव्य है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सही उत्तर हो जाएगा नदी के द्वीप। जो नदी के द्वीप है वो हमारा क्या है, एक तरह की कविता है, बाकी हमारा सब क्या है, गद्य है, यानी ये हमारा क्या है, काव्य है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न है। क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि क्या भूलू क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है। जीवनी है, नाटक है, आत्मकथा है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई आत्मकथा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पथिक किसकी रचना। आपको बताना है कि पथिक किसकी रचना है। महादेवी वर्मा का है, अशोक वाजपेयी का है, रसखान का है, रामनरेश त्रिपाठी का है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आपको बताना है चिदम्बरा है, गीतावली है, युगपथ है, शिल्पी है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो बिल्कुल गीतावली हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी मैं 60 प्लस प्रश्नों का कराऊंगा, अभी व्याकरण का प्रश्न आया ही नहीं। सबसे दमदार सबसे शानदार प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको व्याकरण का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपका पूछे जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका सही सपना है कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न न छूटे, तो आप वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शुक्ल युग के आलोचक एवं निबंधकार है। तो यहाँ पे याद रखना कि रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक है। आप लोगों को क्या करना है ना, एक हम आपको टारगेट देते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे सिलेबस में है, हमारे किताब में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है ना, कमेंट सेक्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 5 रचनाओं का क्या करना है, नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो स्टूडेंट क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 5 रचनाओं का मतलब नाम क्या करेंगे, लिख के कमेंट करेंगे। उनके कमेंट को हम लोग क्या करेंगे, पिन करेंगे, यानी जिनका कमेंट सबसे पहले आएगा उन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, पिन करेंगे। तो देखते हैं कि कौन स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले कमेंट करते हैं। पिन करने का मतलब होता है आपका कमेंट सबसे हाईलाइटेड रहेगा। जो भी स्टूडेंट आएगा तो सबसे पहले आपका कमेंट शो होगा। तो जिनको भी अपना कमेंट पिन कराना है, सबसे ऊपर कराना है, जल्दी से क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 5 रचनाओं का नाम लिखेंगे। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। जो ने भी अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारे व्याकरण के प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पूरा का पूरा नंबर पाना है तो यहाँ पे दिया गया है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। जिससे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो बिल्कुल यहाँ पे काफी लोग सही आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे करुण रस का जो हमारा स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है
यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे दिया गया है किस रस को रस का राजा बोला जाता है। आपको जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस रस को रस का राजा बोला जाता है। करुण रस को बोला जाता है कि शांत रस को बोला जाता है, रस को बोला जाता है कि श्रृंगार रस को बोला जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस का राजा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ये देखिएगा इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रस कितने प्रकार का होता है, तो चेक करते हैं कि कितने लोग सही बताते हैं। आप लोग ऑप्शन देख के बताते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मेरे भाई यहाँ पे जो ऑप्शन टिक किया गया है वो कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन सही ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन प्रश्न को ऑलरेडी मैंने अपने स्टूडेंटों को बताया था, इसीलिए ऑलरेडी यहाँ पे टिक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको अपने दिमाग को पहले दौड़ाना है, उसके बाद से टिक पे जाना है। यहाँ पे याद रखना है कि जो रस का प्रकार होता है हमारा 11 होता है। आपको याद रखना है, आपको स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 11 रस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। प्रश्न में कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, अपने गूगल का मदद लीजिएगा या अपने टीचर का मदद लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोवे, इन पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई करुणा की बात किया जा रहा है, रोने की बात किया जा रहा है। जहां पे दुख होता है तो वहां पे कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, करुण रस होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ पंक्तियां आपको देगा, इसके आधार पे आपको अलंकार बताना पड़ेगा, आपको रस बताना पड़ेगा, छंद बताना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हास रस का स्थायी भाव, आपको बताना है कि हास रस का स्थायी भाव क्या है। शोक है, निर्वेद है, विस्मय है कि हास है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सही आंसर हो जाएगा हास। यहाँ पे काफी लोग सही भी बता रहे हैं। अगर आपका भी 95% पाने का टारगेट होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट उस्मा नगरी में अलंकार है। जल्दी से सभी लोग बताइए कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, रूपक अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। यहां तक के सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखिएगा। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए या अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और आगे चल के आपको यहाँ पे बहुत सारा सुविधाएं मिलने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारा यहाँ पे आपको चीजें मिलने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है। जल्दी से सभी लोग बताइए, रूपक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कुछ पंक्तियां दिया गया है कि बंदौ कोमल कमल से जग जननी के पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सभी लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा उपमा अलंकार है, ये जो टिक किया गया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 33 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की प्याली में कौन सा अलंकार है। जल्दी से सभी लोग बताइए। यहाँ पर भी याद रखना है इस पंक्ति में भी क्या है आपका उपमा अलंकार है। तो बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में इससे देखने के लिए मिलेंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप 60+ प्रश्नों को अगर देख लेते हैं तो इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे डैश है और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि छंद में 4 चरण होते हैं, यानी किस छंद में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो इसमें से किस छंद में आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 13 पर यति के साथ 24 मात्राएं होती हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो टिक किया गया है रोला संधि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इस पे इसलिए टिक किया गया है कि ऑलरेडी मैंने क्या किया, अपने स्टूडेंटों को इस प्रश्नों को बता चुका हूं। यहाँ पे 1 शॉट वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, 50 प्रश्नों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने 25 प्रश्नों को बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं मम डर धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ पे बताना है कि कौन सा छंद है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चौपाई है, सवैया है, सोरठा है कि बरवे है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे
तो यहाँ पे काफी मेरे स्टूडेंट हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो लोग पढ़े होंगे इन प्रश्नों को आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही आंसर हमारा सोरठा हो जाएगा। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो सोरठा है। और जिनको भी प्रत्येक विषय के 1000+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप लोग क्लिक करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। या किसी तरह का दिक्कत होगा तो लास्ट में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहां पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर क्या करते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो बिल्कुल आपका 2023 में 95% से ऊपर नंबर आने वाला है, क्योंकि पहली बार तो ये तैयारी हो नहीं रहा है। इसके पहले भी मैंने तैयारी कराया था और उसी का नतीजा है कि मेरे चैनल से पढ़ के काफी स्टूडेंटों का 95% से ऊपर नंबर आया है। उनका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आई थिंक मिल जाएगा, वहां से उनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने तैयारी किया था। तो चलिए यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जल्दी से जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट रखा गया है 50+ लाइक, यानी 50 लाइक रखा गया है। तो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी कंप्लीट करा देते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ जानकारी आपको जानने के मिल रहा है, कुछ प्रश्न नया लग रहा है, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिए इस चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है जो लाइव क्लासेज, क्योंकि यहाँ पे एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है लाइव क्लासेज में, तो लाइव क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गया है 36 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि देवागमन में कौन सी संधि, आपको बताना है कि देवागमन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे याद रखना कि इसमें क्या है, यड़ संधि है, काफी लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि जो प्रत्येक शब्द इसमें कौन सी संधि है। तो सही जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा यड़ संधि ही हमारा क्या है, यहाँ पे है प्रत्येक में। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न, आपको दिया गया कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है कि संधि क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, सभी लोगों को पता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फलय शब्द का वचन एवं विभक्ति, आपको बताना है कि फलय शब्द का वचन और विभक्ति आपको बताना है। तो इसका उत्तर देखिएगा ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि तृतीय विभक्ति और बहुवचन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति और क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो आप लोग जो आपके सिलेबस में फल है, मति है, इसको क्या थोड़ा सा शब्द रूप आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि मतिवी शब्द का वचन एवं विभक्ति है, आपको बताना है कि मतिवी शब्द का वचन और क्या है, विभक्ति कौन सा है। तो ऑलरेडी आपको टिक दिखाई दे रहा है, ये गौ नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नधे शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो ये भी ऑलरेडी आपको टिक दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ये संस्कृत का प्रश्न है, संस्कृत के भी बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मधुनी शब्द का आपको बताना है कि वचन एवं विभक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। तो यहाँ तक का प्रश्न आपको क्लियर है। आगे अभी बहुत सारे प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, टारगेट को एक बार जरूर पूरा करिए। चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अपठित धातु का वचन एवं पुरुष आपको बताना है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, दी वचन प्रथम पुरुष है कि उत्तम पुरुष बहुवचन है कि प्रथम पुरुष एक वचन है कि मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो सही आंसर हो जाएगा ख वाला, प्रथम पुरुष एक वचन है। हंसती धातु का वचन और पुरुष आपको बताना है कि हंसती धातु का वचन और पुरुष क्या होगा। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया प्रत्यय के कितने भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रत्यय के 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि घी का तत्सम रूप है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि घी का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही रूप हो जाएगा घृत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से मही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंचवटी में कौन सा समास है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि आभास में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको याद रखना कि आभास में आ उपसर्ग है, ठीक है ना। यही हमारा क्या था 60+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये वीडियो था। आई थिंक आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आया, आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने क्या किया है, विज्ञान के 100 प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है तो इन पे ये वीडियो नजर आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। और अंग्रेजी के भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका भी वीडियो देख लीजिएगा। तो चल के यहाँ पे क्या क्या प्रश्नों को लिया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है, अपने आप को पहचानना कि आप 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यदि 50
में से आप 30 प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो मान के चलिए आपका हिंदी का बहुत बेहतरीन तैयारी हो रहा है। तो अपने आप को भी आप लोग जांचिए और साथ ही साथ 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी क्या कीजिए, आप तैयार कीजिए। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। तो मैं चेक कर रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। यहाँ पे जल्दी देखिएगा, सती प्रताप है, नल दमयंती है, कि कामना है, कि नहुस है। तो कुछ लोग बता रहे हैं सती प्रताप भी बता रहे हैं, कुछ लोग कामना बता रहे हैं, कुछ लोग नहुस बता रहे हैं। टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास 50 प्रश्न है तो मुझे क्या करना है, कम समय अधिक प्रश्नों को कराना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बिल्कुल, कुछ लोग नहुस बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है, तो नहुस को माना जाता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। यहाँ पे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जो क्या है, नाटक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, गोदान है, निंदा रस है, कि चंद्रगुप्त है, कि नमक का दरोगा है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ लोग गोदान को भी बता रहे हैं, कुछ लोग चंद्रगुप्त बता रहे हैं, कुछ लोग नमक का दरोगा बता रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी चंद्रगुप्त जो हमारा है एक क्या है, नाटक है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ सबको क्लियर है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने क्या आता है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने दिया गया है कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से ऐसे कवि या लेखक है जिनको क्या किया जाता है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो कुछ लोग बता रहे हैं मोहन राकेश को बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा वाला भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं बता दूं भाई, यहाँ पे जो एकांकी का जो जनक माना जाता है, यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो हमारे हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। देखिएगा हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, उपेंद्र नाथ अस्क। किसी भी प्रश्न में कहीं डाउट होता है आपको, अगर लगता है कि मैंने गलत बताया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहीं डाउट लगेगा तो आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिए। वैसे मैंने सर्च करके ही इन प्रश्नों को लिखा है। यहाँ पे 100% मैंने कोशिश किया है कि सही उत्तर यहाँ पे लिखा जाए। यहाँ पे चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। आपको बताना है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आनंद मत को बता रहे हैं, कुछ लोग तितली भी बता रहे हैं, कुछ लोग गबन बता रहे हैं, कुछ लोग परीक्षा गुरु। हाँ तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो पहला मौलिक उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल काफी लोग सही भी बता रहे हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग अपने आप को पहचानिए कि 50 में से अगर 30 प्रश्नों का उत्तर आप सही दे देते हैं तो मान के चलिए आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अगर नहीं दे पाते हैं तो अपने प्रिपरेशन को क्या करेंगे, और अच्छे से बनाएंगे। और चूंकि यहाँ पे 50 प्रश्न देख लेते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं प्रश्न नंबर 5 को। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास विधा की रचना है। आपको बताना है यहाँ पे कुछ रचनाओं का नाम लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन उपन्यास है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं देख रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। तो कुछ लोग बता रहे हैं पहला, कुछ लोग दूसरा, कुछ लोग चौथा, कुछ लोग तीसरा। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो उपन्यास यहाँ पे है, बाण भट्ट की आत्मकथा हमारा क्या है, उपन्यास है। ठीक है ना, ये वाला हमारा क्या है, उपन्यास है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन एक टारगेट यहाँ पे रखते हैं। चलिए इस वीडियो टारगेट सेट करते हैं। मैं 50 प्रश्न करा रहा हूं और मुझे क्या करना है, आपको 50 लाइक करके दिखाना है। इस वीडियो को 50 लाइक आना चाहिए। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 प्रश्न कराया है और देखते हैं कि 5 लाइक आप लोग कर दिए हैं कि नहीं। चलिए 5 लाइक तो आप लोग कर दिए हैं। तो यहाँ पे टारगेट है जितना प्रश्न होगा उतना लाइक होना चाहिए। जो लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, वो लोग कंजूसी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं 50 प्रश्न करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल 50 प्रश्नों को देख लीजिए, 20 प्रश्न इसी में से आपको आने वाला है। चलिए छठा नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आप जल्दी से कमेंट करिए, लाइक भी करते रहिए। 6 लाइक जल्दी कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे बताइए हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। पूस की रात है, आत्माराम है, इंदुमती है, कलाकार का दंड है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ लोग बता रहे हैं सर पूस की रात है। पूस की रात नहीं भाई, पूस की रात नहीं है। जल्दी से बताइए। कुछ लोग चौथा बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। कुछ लोग सही भी बता रहे हैं, तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 6 तक सबको क्लियर है? जल्दी से लाइक करिए।
हाँ, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बोर्ड एग्जाम की पूरी आपको तैयारी बिल्कुल फ्री में कराता है। फ्री में लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट आपको दिया जाता है, मैराथन क्लास दिया जाता है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग क्या करें इसका लाभ ले रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा का पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। तो क्लियर है? हाँ, चलिए सबको क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपके सामने लेके आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पाना है हिंदी में पूरा का पूरा नंबर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में अगर कोई फेल हो जाता है तो पूरे विषय में फेल माना जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस बार कोई फेल ना हो। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 आपके सामने लेके आते हैं। चलिए सुना, आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 7। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बताना है भाई, हिंदी के प्रथम कहानीकार है। जल्दी से आप लोग बताइए, हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई। जो इसने पहली कहानी लिखा होगा, इंदुमती आपका पहला क्या है, कहानी है, तो उसके जो लेखक होंगे वही क्या होंगे, हिंदी के प्रथम कहानीकार होंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए कौन है। हाँ, तो कुछ लोग जयशंकर प्रसाद को बता रहे भाई, जयशंकर प्रसाद जी नहीं है पहले कहानीकार। जल्दी से यशपाल जी भी नहीं है। आप लोग का देखिएगा, पहले जो कहानीकार हैं वो हमारे हैं, आपको याद रखना है, किशोरीलाल गोस्वामी जी है। इन्हीं को माना जाता है प्रथम कहानीकार माना जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था, इंदुमती जो प्रथम हमारी कहानी है ना, पहली कहानी, उसके लेखक है। क्लियर है? तो किशोरीलाल गोस्वामी को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है कि आलोचना विधा का प्रारंभ हुआ। हिंदी में आलोचना विधा का प्रारंभ कब से हुआ है? शुक्ल युग से हुआ है, द्विवेदी युग से हुआ है, छायावादी युग से हुआ है, भारतेंदु युग से हुआ है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ लोग बता रहे हैं भैया शुक्ल युग से, कुछ लोग छायावादी भी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए बिल्कुल कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल 8 नंबर का जो उत्तर होगा ना, भारतेंदु युग से। देखिएगा, हिंदी आलोचना का जो प्रारंभ हुआ था आपका कहां से हुआ था, भारतेंदु युग से हुआ था। अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और आप लोग गूगल में भी क्या करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पे चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर तो सबको पता होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सबको पता है। बिल्कुल हाँ, जल्दी से बताइए। इसमें तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं। ये क्या है, चिंतामणि क्या है, आचार्य रामचंद्र की क्या है, रचना है। इसको याद रखेंगे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। जल्दी से बताइए। कुछ लोग नाटक बता रहे हैं, कुछ लोग उपन्यास, कुछ लोग कहानी, कुछ लोग जीवनी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं यहाँ पे बता दूं जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग जल्दी से लाइक का टारगेट पूरा करिए, कंजूसी नहीं करना भाई इस बारी। जो लोग टारगेट पूरा करेंगे उनका कुछ अच्छा समाचार मिलेगा, उन्हीं का बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए, जिनको भी अच्छा नंबर पाना है, 70 में 70 नंबर पाना है, 95% पाना है, 96% पाना है, 97% पाना है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों को ढूंढने में काफी समय लगता है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप खुद पूछिएगा किसी से, भाई ये जो प्रश्न मैंने बताया है इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप लोग खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि 10 में से कितना प्रश्नों को आपने वो कर लिया, मतलब 10 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। मैं बोला हूं ना, 50 में से 30 प्रश्नों का अगर उत्तर पता होगा तो मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। तो जल्दी से मुझे बताइए 10 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ लोग 7, कुछ लोग 8, कुछ लोग 9, कुछ लोग 10 भी बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनको 10 में 200 पता था, बहुत अच्छी बात है। मैंने 50 प्रश्न लिया है, और आप देखिए कितना प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रथम डायरी के लेखक हैं, मतलब डायरी के प्रथम लेखक हैं। डायरी एक विधा होती है, तो आपको बताना है प्रथम डायरी के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इलाचंद्र जोशी है, नरदेव शास्त्री है, मोहन जोशी है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो कुछ लोग का कमेंट आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा सबसे अधिक कमेंट आ रहा है। तो जल्दी से एक बार बताएंगे, चेक करते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना, नरदेव शास्त्री। ठीक है ना, वेद तीर्थ। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका नाम है, ये टाइटल जोड़ा गया है वेद तीर्थ, यानी नरदेव शास्त्री क्या है, प्रथम डायरी के लेखक माने जाते हैं। क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ, कुछ लोगों ने सही भी दिया, कुछ लोगों ने गलत भी दिया। जो लोग गलत होंगे वो लोग एक बार सही कर लेंगे अपने आप को। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपको लेके आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है कि भाई मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे। पत्रिका वाला भी याद रखिएगा, किस किस लेखक ने कौन सी पत्रिका संपादित किया था। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि हंस बता रहे हैं, कुछ लोग सरस्वती,
कुछ लोग चांद भी बता रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोग सही भी बता रहे हैं, तो चौथा यहाँ पे करेक्ट है। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई थोड़ा सा प्रश्न को हम फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है, काफी समय लग जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आता है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। देखिएगा इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज भी है। देखिएगा आंसर भी मैं देख रहा हूँ, काफी लोग बता रहे हैं रामचरितमानस। मैंने आपसे पूछा है कि इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, कुछ लोग रामचरितमानस नहीं, बहुत सारे लोग रामचरितमानस को बता रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। हाँ, यहाँ पे जो आपको याद रखना है, इसका जो आंसर होगा ना पृथ्वीराज रासो होगा, रामचरितमानस नहीं होगा, यहाँ पे होगा पृथ्वीराज रासो। ये क्या है, हिंदी का प्राचीनतम क्या है, महाकाव्य है। क्लियर है, 13 नंबर तक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा है वाई वाई लिखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है नो नो लिखिए। और आप लोग लाइक का टारगेट जरूर पूरा कीजिएगा, 50 प्रश्न होते होते 50 लाइक एक बार कर देना बिल्कुल। और ऑलरेडी मैंने क्या किया है, विज्ञान और गणित सामाजिक विज्ञान के भी मैंने 50 प्रश्नों का वीडियो डाल दिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जोड़ लीजिए, वहां से आप लोग देख लेंगे। और डेली आप लोग चैनल पे आइए, और सुबह में 6:30 बजे से प्रेजेंट में लाइव क्लासेस चलाया जा रहा है, तो वहां पे आप लोग एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और साथ ही साथ उसका पीडीएफ नोट भी दे रहा हूं, तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 हमारे सामने क्या आता है। चलिए स्टूडेंट, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है, यानी भक्ति जो काल है हमारा कहां से कहां तक माना जाता है, कितने समय से कितने समय तक भक्ति काल माना जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि सर पहला भी बता रहे हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, अलग अलग आंसर आ रहा है इस प्रश्न का। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का जो उत्तर होगा, यहाँ पे 1343 से माना जाता है। भक्ति काल का जो प्रारंभ होता है 1343 से माना जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है कि आपको बताना है कि भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ लोग साकेत बता रहे हैं, कुछ लोग सूर सागर भी बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल दूसरा वाला, बिल्कुल दूसरा वाला क्या है, करेक्ट है। श्री रामचरितमानस क्या है, भक्ति काल का क्या है, महाकाव्य है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ये देखिए अगला प्रश्न आपसे विशेषताएं भी काफी पूछ लेता है, यहाँ पे आपको बताना ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रीति काल से संबंधित विशेषता है। आपको बताना है कि रीति काल से संबंधित कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पे जल्दी से बताइए। कुछ लोग भक्ति की प्रधानता बता रहे हैं, कुछ लोग संख्य भाव की, भक्ति की प्रधानता बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चौथा बिल्कुल बिल्कुल करें, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ लोग सही भी बताए हैं, चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट है। नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण क्या हुआ था, रीतिकाल में हुआ था। ठीक है ना, रीतिकाल वैसे समझ भी रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। रीति मुक्त कवि है, बहुत सारे लोग हैं, रीति मुक्त में बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें से एक कौन है बताइए। रीति मुक्त कवि किसे माना जाता है, जल्दी से आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, बिहारी है कि भूषण है कि घनानंद भाई है, जल्दी से बताइए। हाँ चलिए, काफी लोग बिहारी जी को बता रहे हैं, कुछ लोग भूषण को, कुछ लोग केशव को और कुछ लोग घनानंद को भी बता रहे हैं। तो चलिए हम भी चेक कर लेते हैं भाई आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर होगा घनानंद को याद रखना है कि जो घनानंद है क्या है, रीति मुक्त कवि है। क्लियर है। रीति काल का अन्य नाम बताइए जल्दी से। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूं, जल्दी से बताइए। हम लोग पहुंचने वाले हैं 20 नंबर के प्रश्न पे। इस वीडियो में मैं 50 प्रश्न कराऊंगा और कोई ना कोई इसी में से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से टारगेट को भी पूरा करेंगे, लाइक करेंगे, हम बार बार कहना ना पड़े, आप लोग लाइक करते रहिएगा। यहाँ पे बताइए रीति काल का अन्य नाम क्या है, जल्दी से बताइए। स्वर्ण काल है, उद्भव काल है, श्रृंगार काल है, संक्रांति काल है। कुछ लोग बता रहे हैं सर श्रृंगार काल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा वाला हमारा क्या है, रीति काल का जो अन्य नाम है क्या है, श्रृंगार काल है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भाई। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। छायावाद के है कि प्रगतिवाद के है कि नई कविता के है कि राष्ट्रीय काव्यधारा के, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है भाई, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ लोग बता रहे हैं सर नई कविता, कुछ लोग छायावाद बता रहे हैं, कुछ लोग प्रगतिवाद भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा चौथा वाला होगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 19 तक में कोई किसी को डाउट है, नहीं डाउट है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से ऐसे लिखिए, जल्दी से ऐसे जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टारगेट को भी पूरा करते रहेंगे भाई। 20 लाइक आपको कर देना भाई। 19 प्रश्न हम करा चुके हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भाई। आपके सामने आ चुका है 20 नंबर का प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना। आपको बताना है लोकायतन किसकी रचना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का, मैथिली शरण गुप्त का है, सुमित्रानंद पंत का है, महादेवी वर्मा का। तो काफी लोग बता रहे हैं सर महादेवी वर्मा का है, बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर होगा सर नंदन पंत का है। बिल्कुल जो लोकायतन है किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत का है। बिल्कुल काफी लोग सही भी आंसर किए। चलिए आ गया ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्याकरण से। चलिए स्वागतम का संधि विच्छेद है, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वा प्लस गतम है कि सु प्लस आगतम है कि स्व प्लस आगतम है कि स्वागतम प्लस ओम है। जल्दी से बताइए, जल्दी 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 जल्दी। कुछ लोग पहला वाला बता रहे हैं भाई, पहला वाला नहीं है भाई, दूसरा वाला करेक्ट है। स्वागतम का जो संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगतम होता है। काफी लोगों ने सही भी आंसर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से लेके आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव है। आपको पता है ना, आपका जितना भी व्याकरण में है सिलेबस में सबसे प्रश्न उठेगा बहुविकल्पी में, ठीक है ना। वीर रस का स्थायी भाव जल्दी से बताइए। वात्सल्य है, उत्साह है, शोक है कि आश्चर्य है। कुछ लोग बता रहे हैं सर उत्साह है, कुछ लोग शोक नहीं बता रहे हैं, शोक नहीं बता रहे। क्योंकि वीर रस की बात किया जा रहा है तो आश्चर्य बता रहे हैं, वात्सल्य बता रहे हैं, उत्साह बता रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं वीर रस क्या होता है, उत्साह का प्रतीक होता है। उत्साह इसका क्या है, अस्थायी भाव। क्लियर है 22 नंबर तक। किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को नहीं डाउट है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, ये भी ग्रामर से ही प्रश्न है। आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या निश्चित की है। आपको बताना है कि भाई आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या कितना निश्चित किया है। 32, 33, 34, 36। तो कुछ लोग बता रहे सर 32, लेकिन सही आंसर होगा मेरे भाई 33 होगा। यहाँ पे कितना होगा, संचारी भाव की जो संख्या होती है कितनी होती है, 33 होती है। क्लियर है भाई, क्लियर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 33 आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करिए। किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक जल्दी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा शेयर भी करिए वीडियो को भाई। संख्या बढ़ेगा तो हमारा भी फायदा होगा, आप लोग का भी फायदा होगा। लाइव क्लासेस में डेली आपको दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। तो भैया फ्री में दे रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना है। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ भाई किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। और मैं 1 घंटे 1.5 घंटे लाइव चलाता हूँ, प्लस आपको PDF नोट भी देता हूँ। इतना बताइए कौन फ्री में करता होगा। आप अभी जाएंगे किसी अन्य चैनल पे 500, 400, 300, 200 ले रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं आपको भी पता है कि क्या देते हैं। जो लोग ज्वाइन होंगे किसी कोर्स से उनको पता है क्या चीजें मिलता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फ्री है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न को। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है 24 नंबर प्रश्न, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है। जल्दी से बताइए। उपमा में होता है, रूपक में होता है, उत्प्रेक्षा में होता है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये गलत आंसर लग गया। ये उत्प्रेक्षा नहीं होगा, उत्प्रेक्षा नहीं होगा भाई, ये क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो उत्प्रेक्षा नहीं है, आपको याद रखना है रूपक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर का प्रश्न। हम लोग आधा प्रश्न कर चुके हैं। दोहा का उल्टा होता है, आपको बताना है कि दोहा का उल्टा क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइए। बरवे होता है, रोला होता है, सोरठा होता है, मालिनी होता है। जल्दी से, कुछ लोग बता रहे हैं रोला, कुछ लोग सोरठा बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, दोहा का उल्टा क्या होता है भाई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे याद रखना है कि दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, आपको याद रखना है। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। किसी कोई डाउट नहीं है। 25 नंबर प्रश्न, आधा मैंने प्रश्न करा दिया। तो बताइए आप लोग 25 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था, जल्दी से बताइए। अगर इसमें से 15 क्वेश्चन का आपको पता था तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। जल्दी से बताइए कितना प्रश्न आप लोग कर सकते थे। कुछ लोग बता रहे हैं 10 प्रश्न, कुछ लोग 20 बता रहे हैं, कुछ लोग 18, 19, 15। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 25 और प्रश्न है तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किए तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे। फ्री PDF नोट और लाइव क्लास पाने के लिए एकमात्र चैनल है जो आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो चलिए लेके आते हैं 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने। चलिए भाई आ गया है प्रश्न नंबर आपके पास 26 नंबर का प्रश्न आ गया। विभक्ति और वचन पे आधारित प्रश्न दिया गया है कि फलानाम का विभक्ति तथा वचन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुछ लोग पहला बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बता रहे हैं, कुछ लोग तीसरा बता रहे हैं, कुछ लोग चौथा बता रहे हैं। तो 26 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चौथा वाला क्या है, बिल्कुल सही है। आप लोग चेक भी कर लीजिए, कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए आंख का परिवाची शब्द बताना है। 27 नंबर का प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न है। आंख का परिवाची शब्द है, बताना है कि लोचन है कि सुधा है कि इस है कि उत्पल है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इसका उत्तर 100% लोग क्या कर रहे हैं, सही दे रहे हैं। बिल्कुल आंख का क्या होता है, लोचन होता है, आपको याद रखना है। भौरा का तत्सम रूप है, तत्सम रूप बताइए। भौरा का तत्सम रूप क्या है, भैंस है।
अरे भाई ये कौन सा ऑप्शन आ गया? भैंस। भौरा क्या बताना आपको? तत्सम रूप है, भैंस है, भ्राता है, भ्रमर है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। भौरा का तत्सम रूप होता है भ्रमर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भाई। 29 नंबर का प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? जल्दी से बताना है। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, पुरुष समास है। जल्दी से जल्दी 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 कमेंट कीजिए। कुछ लोग द्वंद्व बता रहे हैं, कुछ लोग बहुब्रीहि बता रहे हैं, कुछ लोग तत्पुरुष बता रहे हैं और कुछ लोग द्विगु बता रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैं बता देता हूं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा द्विगु समास। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए चलते हैं 30 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भाई। मानवीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है मानवीय में? मानवीय ईय कौन सा है? यहाँ पे ईय है। बिल्कुल बिल्कुल काफी लोग करेक्ट आंसर भी दिया है। चलिए 30 नंबर प्रश्न कर चुके हैं भाई। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, 30 लाइक का टारगेट जल्दी से पूरा करेंगे। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए लेके आते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न। इस वीडियो में 50 प्रश्न कराऊंगा। अगर 50 प्रश्न देख लेते हैं तो इसी में से 20 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू आपके सामने आ गया 31 नंबर का प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग किसकी रचना? आपको बताना है कि जन्मेजय का नाग किसकी रचना है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, भगवत चन्नोपाध्याय का। जल्दी से कभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कुछ लोग बता रहे हैं सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं, कुछ लोग जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ गया। 32 नंबर का प्रश्न आ गया है। खून के छींटे किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए। खून के छींटे किस विधा की रचना है? जल्दी से बताना। निबंध है, नाटक है, कविता है, कहानी है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। हाँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग नाटक बता रहे हैं, कुछ लोग कहानी, कुछ लोग कविता, कुछ लोग निबंध बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा निबंध। आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है कि निबंध होना चाहिए। ठीक है ना? आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा कहीं डाउट होगा तो। अगला कहते हैं 33 नंबर का प्रश्न दिया, महादेवी वर्मा की रचना है। जल्दी से बताइए। यहाँ पे टिक ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको टिक दिखाई दे रहा होगा, तो वहां से भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दीपशिखा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया गया है। ठीक है ना? यहाँ पे 33 का हो जाएगा दीपशिखा। 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया भाई। देखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जल्दी से बताइए। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और समय काफी ज्यादा हो गया है, तो मैं प्रश्नों को थोड़ा सा फास्ट करूंगा। और ऑलरेडी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हिंट दिखाई दे रहा होगा। ऑलरेडी प्रश्नों के ऑप्शन को टिक किया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन? कुछ लोग भारतेंदु युग, कुछ लोग द्विवेदी युग। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा द्विवेदी युग। क्लियर है? आपको बताना है 35 नंबर का प्रश्न मेरे भाई। बताना है कि छायावादी काव्य का समय है। आपको बताना है कि छायावादी काल का समय है। आपको ऑप्शन टिक दिखाई दे रहा है, ये तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। इसका भी आंसर आपको टिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या भूलू क्या याद करो किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। तो जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर मैं सिर्फ टिक कर देता हूं। ऑलरेडी आपको पता भी होगा। चलिए लेके आते हैं आपके पास 37 नंबर का प्रश्न। लेकिन टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी 36 लाइक नहीं हुआ। क्या भाई कंजूसी करते रहते हैं आप लोग। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। फ्री में पढ़ाता है उसका कोई इज्जत नहीं है। मतलब जो कोर्स बेचता है, मतलब 500 600 1000 रुपए लेता है और यही सब चीजें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, तो भाई उसका सपोर्ट आप लोग करते हैं, पैसे दे देते हैं। लेकिन एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है तो सपोर्ट नहीं करते। क्या मतलब? चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। जो अच्छे होंगे वो लोग कर लेंगे। चलिए लेके आते हैं 37 नंबर का प्रश्न आपके सामने। इसलिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए। कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग द्विवेदी युग, कुछ लोग नई कविता का युग बता रहे हैं। बिल्कुल नई कविता का युग बिल्कुल करेक्ट है। आगे लेके चलते हैं। आपको प्रेम वाटिका किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? जल्दी से बताइएगा। हरिऔध का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, रसखान का है। तो कुछ लोग बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत का, कुछ लोग रसखान। बिल्कुल रसखान क्या है करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न आ गया। परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी रचना है? आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 40 नंबर, 39 नंबर का और 41 नंबर का आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। काफी लोग करेक्ट आंसर भी बता रहे हैं। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ 1843 से अब तक का। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा पहला। यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है 42 नंबर का प्रश्न आ गया है आपके सामने कि यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया गया, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे 42 प्रश्न मैंने करा दिया। चलिए आगे लेके जाते हैं आपके सामने 43 नंबर का प्रश्न। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिर भी आप लोग कमेंट करते रहिएगा।
चलिए भाई, आपके सामने आ गया 43 नंबर का प्रश्न। जल्दी से बताइए, सोठाछंड की प्रत्येक पंक्ति में कितना मात्राएं होता है? 16, 24, 32, 64, 24 होता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ना जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको चाहे हिंदी का पीडीएफ चाहिए, ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ 50 प्रश्न, इसका पीडीएफ आपको चाहिए, विज्ञान का 50 प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, सामाजिक विज्ञान का किसी भी विषय का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ आपको अगर कहीं दिक्कत होता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 76 19 93 55 13, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप लोग मैसेज कर देंगे कि किस विषय का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, ठीक है ना। मेरे नाम से देखिए बहुत सारे लोग फर्जी ग्रुप भी बना रहे हैं, फर्जी चैनल बना रहे हैं। वहां पे आपको क्या करना है, बच के रहना है। जब भी अगर कोई ग्रुप आपको दिखाई दे कि यहाँ पे क्या हूं, मैं इसका एडमिन हूं, 76 19 93 55 13 नाम से अगर एडमिन है, उसमें क्या है 200 से ऊपर लोग जुड़े होंगे, तभी आपको ज्वाइन करना है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, मेरे नंबर पे, अगर मैं एडमिन हूं फिर भी क्या करना है, आपको मेरे नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेके कि सर ये आपका ग्रुप है ना। जब आप लोग मैसेज करेंगे, जब मैं बोल दूंगा हाँ, तभी आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो ज्वाइन कीजिएगा। मेरे नाम से बहुत सारा फर्जी क्या हो रहा है, ग्रुप चल रहा है, चैनल चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 44 नंबर का प्रश्न कि अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अनु है, ऑलरेडी टिक किया गया है, देखिएगा आपके सामने आ गया 45 नंबर का प्रश्न। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, बंधुत्व में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे आपको टिक नहीं दिखाई दे रहा है। बंधुत्व में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है? तो कुछ लोग बता रहे हैं त्व, कुछ लोग पन बता रहे हैं, कुछ लोग ता बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बंधुत्व में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 46 नंबर का, लाभ हानि में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दही का क्या है? तत्सम रूप है, तो दही का क्या होता है, दधी होता है। अगला प्रश्न है कि यण संधि का सूत्र होता है, तो इको यच होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। 48 नंबर प्रश्न क्लियर है, टारगेट को पूरा करेंगे, टारगेट को पूरा करेंगे। 48 लाइक अभी नहीं हुआ है, जल्दी से 2 प्रश्न और करा देते हैं आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न लेके आते हैं 49 और 50। यहाँ पे आ गया 49 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि नदी भी शब्द का वचन एवं विभक्ति है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन टिक किया गया है। यहाँ पे क्या है, पहला भी टिक किया गया है, दूसरा भी टिक किया गया है। आपको क्या करना है, इस जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो वहां पे कमेंट बॉक्स में इसका 49 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करना, आपको कमेंट करना है कि पहला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मैंने 2 टिक किया है, यहाँ पे पहला भी मैंने टिक किया है, दूसरा भी टिक किया है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही सही, इन दोनों में से कोई एक ही सही है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे तो कुछ लोग बता रहे हैं सर पहला और दूसरा भी बता रहे हैं, लेकिन आपको जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि पहला वाला ऑप्शन सही है कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। जो लोग कमेंट करेंगे सही, उनका हम क्या करेंगे, कमेंट को पिन कर देंगे। पिन करने का मतलब होता है आपका कमेंट सबसे पहले हाईलाइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कमेंट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दोनों मैंने टिक किया है, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि नदीव्य शब्द का वचन और विभक्ति बताना। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न, अहसम धातु का वचन और पुरुष है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, उत्तम पुरुष और एक वचन, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका भी टारगेट है ना बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर पाने का हर एक विषय का, तो इस चैनल से अभी का भी जुड़ जाइए। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे और जल्दी से मेरा टारगेट पूरा कीजिए। 50 लाइक आप लोग कंप्लीट करिए। हम वीडियो को करते हैं, ये 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया था? कुछ लोग 20 बता रहे, कुछ लोग 25, कुछ लोग 30, कुछ लोग 40, कुछ लोग 50। चलिए बहुत बढ़िया। जिनका भी प्रश्न क्या हुआ है, 30 प्रश्न से ऊपर क्या किया है, अटेम्प्ट किए हैं अपने आप, उनका क्या होगा, परसेंटेज बहुत अच्छा आने वाला है हिंदी में। आप लोग और बेहतरीन तैयारी कीजिए, और जिनका कम है वो लोग क्या करेंगे, और मेहनत से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और मेरे चैनल से आप लोग ज्वाइन करिए, जुड़िए और क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़िए। और हम लोग लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ नोट भी आपको दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।